वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 31 मई 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को पता है कि यूपीएससी का रिजल्ट जारी हो चुका है और ओनली आईएएस कम्युनिटी ने एक बार फिर से बहुत पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट दिए हैं, जहां पर टॉप रैंकर्स रहे हैं उत्कर्ष द्विवेदी 5th रैंक पे, यक्ष चौधरी 6th पे, हरकीरत सिंह 10th पे और यशार्थ शेखर 12th रैंक पे। इसके अलावा अभी तक जो हम काउंट कर पा रहे हैं उसमें 70 से ज़्यादा लोग अपनी कमेटी से सेलेक्ट हो चुके हैं। ये काउंटिंग अभी भी जारी है, तो इन सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं आपके अंदर कि जहाँ पर आप रिसोर्सेस एक्सेस कर रहे हैं वो रिसोर्सेस आपके लिए वैल्यूएबल हैं, वैलिड हैं और उनके ज़रिए आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अल्टीमेटली जो आपका ऑब्जेक्टिव है सिलेक्शन अटेन करने का, आप उसे भी अटेन कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना पहला आर्टिकल, जो कि वेस्ट नाइल वायरस के बारे में है। एक व्यक्ति जो वेस्ट नाइल वायरस से या वेस्ट नाइल वायरस से होने वाले वेस्ट नाइल फीवर से पीड़ित था, केरला में अभी हाल ही में उसकी मृत्यु हो गई। इन दिस रेफरेंस वेस्ट नाइल वायरस न्यूज़ में आया। ये फ्लेविवायरस जीनस का एक मेंबर है। अगर आप इस वायरस की बात करें तो फॉर द फर्स्ट टाइम एक वुमेन को आइसोलेट किया गया था क्योंकि उसे वेस्ट नाइल वायरस से इन्फेक्टेड पाया गया। ये मामला युगांडा का था। युगांडा में जो एक नाइल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, नाइल नदी के पास में। मामला 1937 का है। उसके बाद ये अफ्रीका के कई सारे अन्य रीजन्स में, फर्दर यूरोप, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका और वेस्ट अफ्रीका में भी डिटेक्ट किया गया, जिसके बाद इस बारे में लोगों के अंदर थोड़ी अवेयरनेस आई, एक्नॉलेजमेंट आई। वेक्टर क्यूलेक्स स्पीसीज जो मॉस्किटो की होती है, जो कॉमन मॉस्किटो आप देखते हैं उनमें भी कुछ प्रजातियां क्यूलेक्स स्पीसीज की ही होती हैं। वो प्रिंसिपल वेक्टर होता है इसके ट्रांसमिशन के लिए। ये पहले जो मॉस्किटोज होते हैं ये इन्फेक्ट हो जाते हैं इस वायरस से, फिर ये ह्यूमंस या एनिमल्स या बर्ड्स को इन्फेक्ट कर देते हैं और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन, एनिमल या फिर बर्ड्स, ये होस्ट की तरह काम करने लगते हैं इस वायरस के लिए। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकता है। एक व्यक्ति का खून दूसरे में जाए तो फर्दर इन्फेक्टेड मदर से ये बच्चे में जा सकता है और लेबोरेटरी में अगर इस पर कोई टेस्ट वगैरह चल रहा है तो एक्सपोजर से भी किसी भी व्यक्ति को इससे नुकसान हो सकता है। आज की डेट तक कोई भी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन डिटेक्ट नहीं किया गया है। अगर किसी व्यक्ति ने कैजुअली कॉन्टैक्ट किया हो, हाथ मिलाया हो, पास में बैठा हो तो वेस्ट नाइल वायरस फैल गया हो, ऐसा कोई केस अभी तक तो हमारे पास नहीं है। 80% केसेस में बीमारी असिम्टोमेटिक होती है, पता नहीं चलता कि कोई सिम्टम है। जो व्यक्ति इन्फेक्टेड है उसमें भी, लेकिन जो 20% केसेस होते हैं वहाँ पे सिम्टम्स दिखते हैं। सिम्टम्स में शामिल होते हैं फीवर, हेडेक, फटीग, बॉडी एक्स यानी कि शरीर में दर्द होने लगता है, नोजिया, रैश या फिर स्वोलन ग्लैंड्स। अगर इन्फेक्शन बढ़ जाए तो इंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, पैरालिसिस और इवन डेथ तक की सिचुएशन बन सकती है। ट्रीटमेंट की बात करें, कोई वैक्सीन तो अभी तक इसके लिए है नहीं, ह्यूमंस के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशन किया जाता है, रेस्पिरेटरी सपोर्ट दिया जाता है। कोशिश की जाती है कि इसकी वजह से कोई और इन्फेक्शन ना फैलने पाए जिससे कि जान जाने का खतरा हो। तो इस तरीके से वेस्ट नाइल वायरस को हम रोकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स के बारे में है। छत्तीसगढ़ भी हाल ही में ऐसा दूसरा राज्य बन गया है जिसने कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स को विलेजेस का राइट बना दिया गया है इनसाइड नेशनल पार्क। मतलब जो नेशनल पार्क हैं उनके भीतर भी जो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स हैं उनके रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे जो लोकल लोग हैं, जो विलेजर्स हैं वो। यहाँ पे आपके लिए मैं एक सवाल भी ड्रॉप करता हूँ, अगर छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला दूसरा राज्य है तो पहला राज्य कौन सा है? इसका जवाब आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या होते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स? देखिए, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स आपको कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व से मिलते हैं। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व की अगर बात करते हैं तो ये कॉमन फॉरेस्ट होते हैं जिन्हें ट्रेडिशनली, परंपरागत रूप से प्रोटेक्ट और कंजर्व किया जाता रहा है कुछ पार्टिकुलर कम्युनिटीज के द्वारा। वो उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते रहे और उस पूरे फॉरेस्ट को कंजर्व करते रहे। जो कम्युनिटी है वो अक्सर इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करती थी ट्रेडिशनल और कस्टमरी बाउंड्रीज में। जो भी विलेजेस के आता था रिसोर्स, उसको फर्दर सीजनल यूज़ किया जाता था। वहाँ जो भी ज़मीन होती थी, जो पास्चुरलिस्ट कम्युनिटीज़ होते थे वो थोड़ा बहुत अनाज वगैरह भी उगा लेते थे, बट जो भी किया जाता था ऐसे किया जाता था कि फॉरेस्ट को नुकसान ना पहुंचाया जाए। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, इस संबंध में अधिकार होते हैं क्या? बिल्कुल अधिकार होते हैं। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज के अधिकारों को लेकर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट, जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में फॉरेस्ट राइट एक्ट या फिर एफआरए भी बोलते हैं, इसके सेक्शन 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज आई में ये दिया गया है कि लोकल कम्युनिटीज को फॉरेस्ट या कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज की एक्सेस होनी चाहिए। ये कानून रिकॉग्नाइज करता है जो विलेजर्स हैं, लोकल कम्युनिटी के लोग हैं, उनके राइट्स को
कि वो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट, रीजनरेट और कंजर्व या मैनेज कर सकते हैं। ये राइट उन्हें ये भी अलाउ करता है कि वो इस संबंध में कानून भी बना सकते हैं। ये अधिकार उन्हें इसी कानून के सेक्शन 5 के तहत मिलता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आईएनएस खंडेरी के बारे में है। डिफेंस मिनिस्टर ने अभी हाल ही में इसकी एक विजिट की और इसका एक ओवरव्यू लिया करवार में। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है आईएनएस खंडेरी। बात करते हैं, ये जो आईएनएस खंडेरी है इसे प्रोजेक्ट 75 जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं उन्हीं के तहत बनाया गया। ये एक डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम पे वर्क करता है। इसी प्रकार की एक सबमरीन है ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है और कई तरीके के काम कर सकती है। जैसे अगर कोई शिप वॉरफेयर में है, सरफेस पे है, तो उसे ये डिस्ट्रॉय कर सकती है। एंटी सरफेस शिप वॉरफेयर में इन्वॉल्व रहेगी, दैट्स ट्रू। एंटी सबमरीन वॉरफेयर में कैपेबल है, इंटेलिजेंस गैदर कर सकती है, माइंस बिछा सकती है और सर्विलांस भी कर सकती है। तो बहुत सारे काम कर सकती है आईएनएस खंडेरी। अगर आप मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन्स की बात करें तो सन 2000 में हमने आईएनएस सिंधु शास्त्र को प्रोक्योर किया था रशिया से। उसके बाद ये पहला मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन सीरीज है जिसे इंडिया ने खुद ही बनाना शुरू किया। आईएनएस खंडेरी की बात करते हैं तो ये कलवारी क्लास का डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। शॉफिस खंडेरी एक मछली होती है जो इंडियन ओशन में पाई जाती है, उसी के नाम पर इस शिप का नाम रखा गया। ठीक है, यहां पर देखिए उसी के नाम पे इस सबमरीन का नाम रखा गया। ध्यान दीजिएगा कि इसी नाम की एक सबमरीन हमारे पास पहले भी हुआ करती थी जिसे सर्विस में लिया गया था 1968 में और इसने 1989 तक इंडिया को सर्व किया। बाद में इसे डीकमीशन कर दिया गया। तो ये नाम वापस से रख के कहीं ना कहीं हमने उस आइडेंटिटी को भी रिवाइव किया। आईएनएस खंडेरी के अलावा कुछ और सबमरीन्स भी बनाई गई अंडर दिस प्रोजेक्ट, जिनमें शामिल हैं करंज, वेला, वगीर, वक्शीर और कलवारी, जो ऑलरेडी पानी में लॉन्च किए जा चुके हैं और जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हसदेव फॉरेस्ट के बारे में है। हाल ही में कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने अपना डिसएग्रीमेंट एक्सप्रेस किया छत्तीसगढ़ की सरकार के एक डिसीजन पे। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार है, तो उन्होंने अपनी ही पार्टी के एक राज्य में बनी हुई सरकार का विरोध करते हुए ये कहा कि जो हसदेव फॉरेस्ट के एरिया में कोल माइनिंग को अलाउ किया गया है ये गलत है। इसी रेफरेंस में हसदेव फॉरेस्ट न्यूज में आया। बात करते हैं, ये काफी बड़ा फॉरेस्ट है, फ्रेगमेंटेड नहीं है। सबसे खास बात यह है कि कॉम्पैक्ट फॉरेस्ट है। जो नदन पार्ट है छत्तीसगढ़ का, वहां पर ये फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ये छत्तीसगढ़ का मैप है, यहाँ पर ये हसदेव फॉरेस्ट का पूरा एरिया है। ठीक है, इसे आप हसदेव अरण्य भी बोल सकते हैं। अरण्य का मतलब फॉरेस्ट ही होता है। यहाँ पे काफी अच्छी बायोडाइवर्सिटी है और कोल डिपॉजिट भी है। तो कोल डिपॉजिट के चक्कर में पड़ेंगे तो बायोडाइवर्सिटी तो प्रिजर्व रहने से बची। कोबरा, सुजापुर, सरगुजा, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे काफी अच्छी ट्राइबल पॉपुलेशन भी है, उसी के एम्बिट में, उसी के एरिना में ये हसदेव फॉरेस्ट आता है। हसदेव एक नदी है जो महानदी की ट्रिब्यूटरी भी है, वो इस फॉरेस्ट एरिया से होके गुजरती है और उसी के नाम पर इस फॉरेस्ट ने अपना नाम भी अटेन किया है। ये काफी अनफ्रेगनेंटेड और बड़ा फॉरेस्ट है जो सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है। यहाँ पे हमें बहुत पुराने साल के पेड़ मिल जाते हैं और टीक का जंगल भी मिल जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के फायदे बताए। देखिए, जो स्कीम है इसे शुरू किया गया था कोविड-19 के दौरान। कई सारे बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया। इन दैट केस उन्हें सपोर्ट की रिक्वायरमेंट थी, तो सरकार ने मई 2021 में इस स्कीम को लॉन्च किया, जिसके तहत जो कोविड अफेक्टेड बच्चे हैं उन्हें सपोर्ट और एम्पावर करने की योजना बनाई गई। कोई भी ऐसा बच्चा जिसने अपने दोनों पेरेंट्स खो दिए, या मान लीजिए एक ही पेरेंट थे, सर्वाइविंग पेरेंट, उनकी जान चली गई, या कोई लीगल गार्जियन या अडॉप्टिव पेरेंट जिनकी जान कोविड-19 की वजह से चली गई, इन दैट केस वो बच्चा तो अनाथ हो जाएगा, या अगर उसकी केयर कोई करता भी है तो वो केयर हो सकता है उस व्यक्ति को बर्डन लगे। इन दैट केस सरकार उस बच्चे के लिए कई तरीके की मदद मुहैया करवा रही है, ताकि अगर कोई उस बच्चे की केयर कर भी रहा है तो उसके लिए वो बच्चा बर्डन तो कतई ना हो, बल्कि उनके लिए सरकार की ओर से पर्याप्त असिस्टेंस के प्रावधान हो। उनके बोर्डिंग एंड लॉजिंग की सुविधा की जाएगी कि वो रुक के पढ़ सके। 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। स्कूल्स में एडमिशन दिलवाया जाएगा। 20,000 तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी जब तक वो स्कूल जाते रहेंगे। ठीक है, स्कूल गोइंग बच्चों के लिए एजुकेशनल लोन मिल जाएगा हायर एजुकेशन के लिए। 23 साल की उम्र तक उन्हें एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा और जब वो 23 साल की उम्र पूरी कर लेंगे तो उन्हें सरकार की ओर से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, ताकि इस उम्र में जो भी व्यक्ति होगा वो इतना सक्षम हो जाएगा, अगर उसे इनिशियल सपोर्ट मिला है, कि वो इस पैसे का इस्तेमाल करके अपनी आगे की आजीविका के लिए विकल्प चुन सकता है। तो सरकार एक तरीके से उनका पूरा ख्याल रखेगी कि कोविड-19 में अगर उन्होंने अपने पेरेंट्स को खो भी दिया है तो वो एक अच्छा जीवन जी सके। इसी सीरीज में पासबुक ऑफ पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन और हेल्थ कार्ड अंडर आयुष्मान भारत, ये भी तैयार किया जाता है।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हेल्थ कार्ड बनाया जाता है और वो बच्चों को प्रोग्राम के दौरान हैंड ओवर किया जाता है ताकि वो इसको इस्तेमाल करके जो भी बेनिफिट्स हैं उन्हें अवेल कर सके। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कुछ पेंटिंग्स को लेकर है। ये पेंटिंग्स हाल फिलहाल में न्यूज़ में आई हैं जब हमारे प्राइम मिनिस्टर टोक्यो में गए क्वाड की मीटिंग के लिए। क्वाड में होते हैं 4 देश जो कि हैं भारत के अलावा इसमें शामिल हैं यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो भारत की रिच कल्चरल हेरिटेज एंड आर्ट फॉर्म को शोकेस करने के लिए इंडिया ने इन सभी लीडर्स को कुछ पेंटिंग्स को गिफ्ट किया। इसी रेफरेंस में ये पेंटिंग्स न्यूज़ में आई। तो 3 लीडर्स और 3 पेंटिंग्स जो उनको गिफ्ट की गई वो हाईलाइटेड हैं, न्यूज़ में हैं। प्रश्न आ जाए तो सरप्राइज मत होइएगा। देखिए, सांझी पैनल ने गिफ्ट किया यूएसए के प्रेसिडेंट जो बिडेन को एक ठाकुरानी घाट की पेंटिंग या ठाकुरानी घाट के थीम पर बनाएगी पेंटिंग। ठाकुरानी घाट एक बहुत ही फेमस घाट है जो यमुना नदी के किनारे आपको गोकुल में मिल जाएगा। ये आर्ट फॉर्म कृष्णा कल्ट से बिलोंग करता है और वहीं से ओरिजिनेट होता है, भगवान श्री कृष्ण से ये संबंधित है। इसमें हम स्टेंसिल्स क्रिएट करते हैं, आर्ट फॉर्म तैयार करते हैं जहां पे जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके जीवन की स्टोरीज को या उनके इंसिडेंट्स को हम हैंड कटिंग के माध्यम से पोर्ट्रे करते हैं एक पतली सी शीट के ऊपर, जिसमें हम पेपर के ऊपर ये कटिंग्स करते हैं सीजर का इस्तेमाल करके। सांची को 15th और 16th सेंचुरी में पॉपुलराइज किया गया था वैष्णवी टेम्पल्स में, जिन्हें वहां पर ब्राह्मण प्रीस्ट प्रैक्टिस किया करते थे। ये है सांची आर्ट फॉर्म। देखिए, इस प्रकार से ये पेंटिंग्स तैयार की जाती हैं, आप इस इमेज में इसे देख सकते हैं। दूसरा है गोंड आर्ट पेंटिंग, जिसे ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथनी एल्बनीज को दिया गया। अगर हम इस आर्ट फॉर्म की बात करें तो ये अपना ओरिजिन ट्रेस करता है जनगढ़ श्याम जी से, जो 1970 से 80 के दशक में इस पेंटिंग को शुरू करते हैं, जहां पे वो ओरल मिथ्स और लीजेंड्स को वॉल्स पे पेंट करना शुरू कर देते हैं। जो पाटनगढ़ का रीजन है गांव में, वहाँ पे गॉड्स एंड गॉडेसेस को पेंट किया जाना शुरू होता है। फ्लोरा और फोना को भी पेंट किया जाता है। जो मध्य प्रदेश के डीप फॉरेस्ट का एरिया है वहाँ पे धीमे धीमे ये ग्लोबल लेवल पे काफ़ी पॉपुलर हो गया और कई सारे जो गोंड आर्टिस्ट थे उन्हें इस पेंटिंग से काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्निशन मिला। ये पेंटिंग कुछ ऐसी दिखती है, गोंड आर्ट पेंटिंग आपके सामने है। तीसरा है वुडन हैंड कार्व बॉक्स, जहाँ पे रोगन पेंटिंग का इस्तेमाल किया गया और इसे जापानीज पीएम फूमियो किशिदा को दिया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये पीएम किशिदा को गिफ्ट किया। ये एक हैंड कार्व्ड डीप ब्राउन वुडन बॉक्स था। इमेज में आपके सामने है ये बॉक्स और व्हाइट रोगन पेंटिंग इसके ऊपर बनाई गई। जो रोगन पेंटिंग है वो कपड़े पे बनाई गई एक पेंटिंग होती है जो गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाती है। रोगन का मतलब होता है, पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑयल। ऑयल का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो क्राफ्ट है उसमें पेंट बॉइल्ड ऑयल या वेजिटेबल राइस से बनाया जाता है। पहले इसे केवल मेन बनाते थे, लेकिन अभी तो महिलाएं भी इसे मैसिव स्केल पे बनाती हैं। इसके पहले इस पेंटिंग को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डेनमार्क की जो रानी है मार्गरेट सेकेंड, उन्हें भी गिफ्ट किया था जब वो 3 डे विजिट पे थे पिछले महीने। ठीक है, तो ये पेंटिंग आपके सामने यहाँ भी थी और यहाँ पर भी ये पेंटिंग आपके सामने है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रेड सैंडर्स के बारे में है, यानी कि लाल चंदन की लकड़ी। रेवेन्यू इंटेलिजेंस, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने अभी हाल ही में 14.63 मिलियन टन रेड सैंडर्स को रिकवर किया है, जिसकी कीमत 11.70 करोड़ बताई जा रही है। ऑपरेशन रक्त चंदन के माध्यम से इसे कैप्चर किया गया है। जो स्पीसीज है ये इंडिया की एंडेमिक है, भारत में ही पाई जाती है। मैं आपको बता दूं कि चंदन की लकड़ी सामान्यतः सुगंधित होती है, लेकिन रेड सैंडर्स में महक नहीं होती, ये सुगंधित लकड़ी नहीं होती, लेकिन इसकी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू होती है। फर्दर इसके द्वारा कई सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको भी बनाया जाता है। आपने पुष्पा मूवी देखी होगी। पुष्पा मूवी में एक शुरुआत होती है जापान से। जापान में कोई एक व्यक्ति किसी को एक गिफ्ट दे रहा होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उसी स्टोरी को फिर खींच के लाया जाता है इंडिया में कि ये इंस्ट्रूमेंट बना कैसे। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने में रेड सैंडर्स का मैसिव स्केल पे इस्तेमाल किया जाता है। दैट्स वाई काफ़ी वैल्यूबल भी हो जाता है। ईस्टर्न घाट के रीजन में मेनली ये उगता है। एंडेमिक है इंडिया का। आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में आपको मेजरली ये मिलेगा। ये रॉकी, डिग्रेडेड और फैलो लैंड पे मिलता है, जहां पे रेड सॉइल होती है, हॉट और ड्राई क्लाइमेट होता है। IUCN रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है। वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 2 में है। रिच ह्यू और थेरोपेटिक प्रॉपर्टीज की वजह से इसे अक्सर काटा जाता है। एशिया, पार्टिकुलरली चाइना में कई सारे अन्य देश हैं इंक्लूडिंग जापान, वहाँ पे इसकी काफ़ी ज़्यादा मांग होती है कॉस्मेटिक्स, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स और फर्नीचर के लिए। रेड सैंडर्स को एक्सपोर्ट किया जाए इंडिया में ये प्रोहिबिटेड है। जो रेड सैंडर्स आपने उगाया है फॉरेस्ट लैंड पे, एग्रीकल्चर लैंड पे, आप केवल उसे ही एक्सपोर्ट कर सकते हो। जंगल का काट के एक्सपोर्ट नहीं होता, बट इसकी इलीगल कटिंग की जाती है और एक्सपोर्ट भी किया जाता है। उस मूवी में तो इसे बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके दिखाया गया है कि कैसे इलीगल तरीके से इसका एक्सपोर्ट किया जाता है। इनफैक्ट इसके कार्टल्स होते हैं इसके एक्सपोर्ट के लिए, बिकॉज ये काफ़ी महंगा होता है, वैल्यूएबल होता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गैबोन और सेनेगल के बारे में है। हाल ही में हमारे वाइस प्रेसिडेंट M. वेंकैया नायडू जी 3 नेशन विजिट पे गए, गैबोन, सेनेगल और कतर।
ये जो विजिट रही, ये पहली विजिट थी जो वाइस प्रेसिडेंट के लेवल पे इन 3 देशों के लिए हुई। गैबोन की बात करते हैं। गैबोन अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पे पाया जाने वाला एक देश है, जो वेस्ट कोस्ट ऑफ सेंट्रल अफ्रीका जो है उसके वेस्टर्न कोस्ट पे आपको बेसिकली मिलेगा। इक्वेटर के पास में है। इसके आसपास के देश हैं, पड़ोसी देश हैं, इक्वेटोरियल गिनी, कैमरून, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और एक और आपको गल्फ ऑफ गिनी भी मिलेगा। इसकी कैपिटल है लिब्रेविले। सेनेगल की बात करते हैं, ये भी वेस्ट अफ्रीका का एक देश है। मॉरिटानिया इसकी कैपिटल है। इसके पड़ोसी देश हैं माली, गिनी और गिनी बिसाऊ। इसकी कैपिटल है डाकर। रिवीजन करते हैं। वेस्ट नाइल वायरस क्यूलेक्स स्पीसीज मॉस्किटो की प्रिंसिपल वेक्टर है, दैट्स ट्रू। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन, कोविड अफेक्टेड बच्चों के लिए, दैट्स ऑल्सो ट्रू। आईएनएस कंडेरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, नहीं। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, ये गलत हो गया। हसदेव रिवर कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है, गलत है। महानदी की है। रेड सैंडर्स केरला के कुछ हिस्सों के एंडेमिक है, नहीं। आंध्र प्रदेश, ये भी गलत हो गया। तो आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। पीडीएफ मिलेगी ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी वहां जा सकते हैं। वहां जाइए, पीडीएफ को डाउनलोड करिए और रिवीजन करना मत भूलिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच।